नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव में जीते तो जय जयकार, हारे तो ईवीएम खरा। हार के बाद विपक्ष का ईवीएम पर सवाल खड़े करना एक ट्रेंड बन गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर कहा कि हारने पर नेता ईवीएम से छेड़छाड़ का दावा करने लगते हैं, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते। वहीं महाराष्ट्र में करारी शिकस्त के बाद हार की समीक्षा और मंथन करने की जगह पूरे विपक्ष ने एक सुर में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से अब चुनाव चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में बैलेट पेपर यात्रा निकालेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने तो ईवीएम को फ्रॉड तक कह दिया है। संजय राउत कहते हैं कि ईवीएम को छोड़कर अगर बीजेपी बैलेट से वोट कराए तो उसे 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जनादेश को स्वीकारने की जगह विपक्ष ईवीएम के बहाने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुजीवन शाह प्रवक्ता शिवसेना की, महेश चव्हाण एनसीपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद पवार गुट के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। चुनाव जीतने पर लोकतंत्र और चुनाव आयोग की जय जयकार और हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाना मौजूदा राजनीति की रवायत बन गया है। हार पर मंथन करने की जगह विपक्ष ने ईवीएम के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर में बैलेट पेपर यात्रा निकालेगी। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। वैसे तो हर चुनाव के बाद ईवीएम को भी अपने ऊपर सवाल उठने की आदत सी हो गई। इसीलिए कल यानी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कई चुनावी सुधारों के साथ बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते। इसे कैसे देखा जाए? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसलिए एमवीए के नेता एक सुर में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने ईवीएम को फ्रॉड तक कह दिया। इस पर बीजेपी बोली, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बंद करे। ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है, हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसा, जब जीते तो ईवीएम सही और हारे तो ईवीएम में खोट। प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। महाराष्ट्र में ये 5 महीना पहले, 5 माह पूर्व जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनके 31 सांसद चुन के आए, 2 अपक्ष। तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा किया? तब ईवीएम बराबर थी।
एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने कहा, जिस परिवार में 32 वोट है, उस परिवार के कैंडिडेट के 0 वोट दिखाना सवाल खड़े करता है। मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कई गांवों में अभी चालू हो गया है कि गांव के गांव बोल रहे कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो ये वोट कहां से आया। नहीं, लगभग सभी उम्मीदवारों ने ईवीएम के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया और सबने कहा कि इसके खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए। छोटे चुनाव है वो हमेशा दे देंगे आपको और बड़ा चुनाव खा के लेके जाएंगे। जब लोकसभा के पहले कर्नाटका वगैरह कुछ चुनाव हुए वो हम जीत लिए, हम भी हवा में चले गए। नहीं ईवीएम बराबर ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। कल एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने हारे हुए उम्मीदवारों की शिकायत के संबंध में कानूनी लड़ाई के लिए वकीलों की एक टीम बनाने का फैसला किया। शरद पवार ने अपने हारे उम्मीदवारों से साफ कहा, आरोप लगाने की जगह ईवीएम या चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों के बारे में सबूत इकट्ठा करें। दरअसल 28 नवंबर तक वीवीपैट सत्यापन का समय है, इसीलिए शरद पवार ने तुरंत वीवीपैट की जांच करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि हर बूथ पर वीवीपैट की जांच के लिए कैंडिडेट को करीब 47,000 रूपए देने होते हैं। 50,000, 40,000, 70,000 से हमारे उम्मीदवार वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहे हैं। इनका कहना ऐसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे मतदार है, उनको क्वेश्चन मार्क है मशीन पे, ईवीएम मशीन पे। अभी सबका कहना ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन से आप बात करो, कोर्ट से बात करो, इलेक्शन कमीशन को विनती करो कि ये जो मशीन है, ईवीएम मशीन, हम जो बताएंगे वो मशीन लाने की, और 4 दिन हमको उस मशीन का पोस्टमार्टम करना है। हमको समझ लेना है कि हमारी जो शंका है कि अचानक 40,000 मतदान एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे बढ़े। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो अमेरिका से तुलना करते हुए कहा कि जब वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं। अमेरिका में भी चुनाव हुई, सारे विश्व में अमेरिका जैसे पुराना लोकतंत्र तो कहीं नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है और डिजिटल पेनिट्रेशन भी कमी नहीं है। तो अमेरिका में चुनाव में क्या हुई, आज की तारीख पे भी बैलेट पेपर की इस्तेमाल किया करते हैं। इसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग तो बिहार में देखे हैं कि बैलेट का लूट कैसे होता था, कैसे ही लोग सरकार बनाते थे कांग्रेस वाले बिहार में बैलेट लूट करके। एकदम ईवीएम सही है, ईवीएम सही चुनाव होना चाहिए। ये सच है कि सियासत में ऐसे संयोग कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना पॉलिटिकल स्टंट बन गया है। सवाल है कि ईवीएम को कब तक विपक्ष के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ईवीएम और चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा है कि खत्म ही नहीं होती। मुंबई से साहिल जोशी, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और हमारे साथ सूजी बेन शाह और महेश चौहान भी जुड़ गए हैं, दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के सीधे महाराष्ट्र से। सुधांशु जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हो क्योंकि महाराष्ट्र के ही मद्देनजर ये पूरा बवाल है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी के घर में सारे ईवीएम रखवा दो, अहमदाबाद में कुछ गोडाउन है तो वहां रखवा दो, बैलेट पेपर से। अब कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी, बैलेट पेपर यात्रा, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखिए, आज अंजना जी एक धारणा बन गई थी 2014 में हमारी सरकार बनने से पहले, और अभी भी यह धारणा समाज में राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए बनी हुई है कि इनकी बातों की विश्वसनीयता नहीं होती। देयर इज ए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर पॉलिटिकल क्लास, जिसको मोदी जी ने आकर रेस्टोर किया है। और यह हर मुद्दे पे, मतलब ये किसी राजनीतिक मुद्दे पे तो यू टर्न फट से ले जाते हैं, सैद्धांतिक मुद्दे पे यू टर्न ले जाते हैं, मतलब चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे धारा 370 हो, हम लोग कभी नहीं लेते। तो आज वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के सिंबल बन गए हैं अपोजिशन पार्टी। इस ढंग की बचकानी बात करने का प्रयास करना, और अगर आप गंभीर हैं तो मैं सिर्फ जनता के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूं, देश के इतिहास में सबसे बड़ी विक्ट्री किसको मिली है? आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीट, 96% सीटें भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिली। दूसरी बार उन्हें मिली 63 सीट्स, 90% सीट तो खट से जाके ले लिया। पंजाब में इतनी बड़ी विक्ट्री खट से ले लिया। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी जीते थे तो 90 में 84 सीटें जीते थे हरियाणा में।
एनटी रामाराव लेट 90s में जब जीते हैं तो कितनी ह्यूज विक्ट्री थी जिसकी कोई हद नहीं थी। अभय दुबे जी को याद होगा, इनकी सरकार थी। 2010 में हम बिहार में जीते हैं, 243 में 210 सीटें जदयू भाजपा जीती थी। महोदय, वास्तविकता में यह समझिए कि हार के कारण क्या थे। यह मुझे लगता है जो पुराने जमाने में शहजादे और लोग, बादशाह लोग होते थे, जो ये मान के चलते थे कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, उनके लिए यह समस्या आती है। और मैं एक और भी फैक्ट कहना चाहूंगा जो मैं पहले बोल चुका हूं, 2 पॉइंट सिर्फ है। अब आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए, देश की जनता देखती है कि कश्मीर में ईवीएम ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ काम किया। फिर क्या बताएं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत खराब काम किया, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, फिर बंगाल में अच्छा काम किया, फिर असम में खराब काम किया। मुझे लगता है पूरे देश के मानचित्र को देखने के बाद देश को पप्पू समझने की धारणा छोड़ देनी चाहिए। देश की जनता विवेकशील है, उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। और दूसरा मैं फैक्ट रखना चाहता हूं, ईवीएम की क्या बात है, जब से चुनाव की प्रक्रियाएं ट्रांसपेरेंट हुई हैं तब से कांग्रेस मोहताज हो गई है। जब बैलेट से चुनाव होते थे और बैलेट बॉक्स लूटते थे, कभी ईवीएम लूटने की खबर सुनी है? कभी मत पत्र बिखरे हुए दिखते थे, वो खबरें सुनी है उस जमाने में? और चुनावी हिंसा कम हुई है, उसमें भी एक कारण ये है, क्योंकि याद करिए जब चुनावी हिंसा होती थी, जब वो होता था, तब तक कांग्रेस को बहुमत मिला। वोटर आईडी कार्ड आया है 1993 में, उसके बाद से कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उसके बाद से कभी बहुमत नहीं मिला। अभी मैं देख रहा था, आपके एनसीपी के नेता ये बोल रहे थे, मेरे भाई सीसीटीवी में दिखा दो, लोग कह रहे पूरे गांव ने काम, तो वोट डालने ही नहीं गए। तो सीसीटीवी में दिखना चाहिए, नहीं वोट डालने गए। आप कह रहे हो ऐसा हुआ, तो आज के डेट में मोबाइल है सबके पास। तो मेरा मानना है अपनी मॉरल डिफीट को टेक्निकल कवर में बचाने का यह प्रयास सफल नहीं होने वाला है। यह आपकी नैतिक और राजनीतिक पराजय है। इसे तकनीकी आधार पर आप तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपा सकते। अभय जी, आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। 2004 में ईवीएम के आने के बाद कुल 156 विधानसभा चुनाव देश में हुए हैं, जिनमें से 51 बार सबसे बड़ी पार्टी बदल गई है उस विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव 5 हुए हैं, जिसमें 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस की सरकार आई है। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल में यही बात कही कि ये जब आपके हक में फैसला आता है आप लोग चुप हो जाते हैं। यही चंद्रबाबू नायडू साहब थे, जब उनके खिलाफ फैसला आया तो वो सवाल खड़े कर रहे थे, फिर उनके हक में आया तो चुप हो गए। अब दूसरी तरफ जितेंद्र आवाड साहब खुद कह रहे हैं कि देखिए कर्नाटक में चुनाव आया तो हम लोग खुश हो गए, ये हो गए, अब फिर गड़बड़ आ गया है। ऐसा सवाल ये है कि आप दो तरफा स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेंगे तो फिर जनता आप पर शक करेगी। अभय जी। अंजना जी, इलेक्ट्रॉनिकली वोट मैनिपुलेशन ईवीएम का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सुहागिन बने रहना चाहती है। विवाह कर लिया क्या ईवीएम से साहब? आपने कहा कि बूथ लूटे जाते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बूथ लूटे जाते थे तब जग जाहिर हो जाता था, जब वो बैलेट पेपर से होता था कि बूथ लूट लिए। अभी तो ईवीएम से वोट लूट लिए, सत्ता लूट ली आप लोगों ने। सवाल उस बात का है सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं सिर्फ 3 सवाल देश के सामने रखना चाहता हूं और साहस हो तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। 2019 का लोकसभा का चुनाव था। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया, माय वोटर टर्नआउट ऐप। एक बोले लाइव, आप तो रियल टाइम डेटा लीजिए, इधर कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाला और आपको पता लग जाएगा कितने वोट डले। 6 जो वोट हुए वहां सत्र में, उसके डिस्प्ले किया उन्होंने। 7वें से उन्होंने सिर्फ वोट परसेंटेज डाला और बाकी 6 के 6 हटा दिए। क्यों हटा दिए? तो एक एडीआर एक संस्था है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया। उसने कहा कि साहब एक गंभीर घटना हो गई इस देश के लोकतंत्र के साथ। उन्होंने कहा है कि द मास्टर समरी ऑफ 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा कि 542 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 347 संसदीय क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वोटर टर्नआउट और गिने हुए वोटों में बड़ा भारी अंतर आ गया। और बड़ा भारी कितना? 1 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक का अंतर आ गया। और कंस्टिट्यूएंसी के नाम दिए कि जिनको जीती हुई कंस्टिट्यूएंसी बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। वहां पर सच्चाई यह है कि जो वोट कास्ट और वोट गिने गए हैं वो हार जीत के अंतर से भी बड़े हैं।
तो ये देश के सामने ये जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी घटना हुई। दूसरी घटना हमने हरियाणा की दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमने कहा कि साहब 20 स्थान ऐसे निकले प्रामाणिक रूप से जिनमें बैटरी 99% है। यह कैसे संभव हो सकता है कि बैटरी 99% हो। हमने तीसरा जिम्मेदारी से यह बात कही कि वो भिंड में 2017 में हो या कासरगोड केरला में हो, यह कैसे संभव है कि मॉक टेस्ट में आप बटन कोई दबाइए कमल का फूल निकलता है या एक्स्ट्रा पर्चियां कमल के फूल की निकलती। इसका अर्थ यह है कि जो मशीन प्रोग्रामेबल है उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है कि वोट किसी को दो और पड़ेगा किसी को, डिस्प्ले में वही दिखाई देगा जो आपने वोट कास्ट किया है। एलन मस्क ने बाकायदा एक स्पीच दिए, उसने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये ईवीएम को तुरंत हटा देना चाहिए, जहां भी प्रयुक्त की जाती है ईवीएम का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। मेरे इन 3 सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में आपको देने पड़ेंगे। और एक और बता दूं मैं आपको बात, इलॉन मस्क पर अगर आप अपनी दलीलों को पेश करेंगे, एक सेकंड अभय, इलॉन मस्क पे अगर अपनी दलीलों को पेश करेंगे तो उनका हाल का ट्वीट वो भी देख लीजिए जिसमें वो भारत की, किसी ने ट्वीट किया था कि भारत में देखिए कितने जल्दी से तमाम वोट्स काउंट कर लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर अप्रूवल भी अपना दिया था। तो इलॉन मस्क तो एक दिन कुछ कहते हैं और उनके बाद पर आप कैसे मतलब पूरी अपनी दलील को पेश करेंगे। अबे जी सुनिए ना, कोर्ट ने क्या कहा है, मैं तो आपको वर्डिक्ट सुनाना चाहती हूँ। और ये भी नहीं है जो पीआईएल पर बीते दिन कहा है दोनों ही जस्टिस ने, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ है, पीबी वराले हैं, जिन्होंने कहा जब नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, जीतने पर कुछ नहीं कहते, इसे कैसे देखा जाए। मैं तो आपको असल जो पूरा मामले की सुनवाई हुई जिसमें तमाम पार्टियों ने आप लोगों के पक्ष की तरफ से दलील रखी गई। देखिए जनता में अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। एक सेकंड सुधांशु जी, 26 अप्रैल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन्हें शक है वो राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की जांच करवा सकते हैं, 7 दिन के भीतर शिकायत दीजिए। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। 5% ईवीएम्स को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधित्व चुनेगा और फिर वीवीपैट से उसका मिलान होगा। ये प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ये रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं आप लोग? असल रास्ता तो ये है ना। अंजना जी, आप जी, मुझे पता था कि आप जैसी विद्वान पत्रकार ये क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगी एलन मस्क का। एलन मस्क साहब ने जिस कॉन्टेस्ट में कहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इनकोर, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टेबुलेशन है वो इतनी फास्ट हो गया, उस पर एलन मस्क ने रिप्लाई किया है। एलन मस्क ने दोहरा व्यवहार नहीं किया। एक बात बता दूं, मैं ये पूछना चाहता हूं क्यों साहब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष सत्ताधारी दल है जिनको यह आपत्ति नहीं होती कि 11 दिन बाद वोट परसेंटेज अपडेट करते हैं और 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है। मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, 9 और 10% भी वोट परसेंटेज बढ़ा है अपडेट करने में 8-8, 9-9 दिन बाद। क्यों ये संभव हो रहा है हम जानना चाहते हैं। चलिए आप ये करा लेते हैं कि 10 जगह करा कर देखिए। चलिए इसी महाराष्ट्र में 10 जगह बैलेट से करा के देखिए, पर्चियां निकाल करके आपको पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि मतदाता मत किसको दे रहा है और कैसे इस सत्ता का हरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं बता दूं, एडीआर की उस याचिका पर डिस्पोज ऑफ किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहकर, टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं कि ऐसी बहुत सारी पिटीशन लगी हुई है उनका कॉग्निसेंस हम ले रहे हैं, और ये डिस्पोज ऑफ कर दी। इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी, इतने बड़ा विरोधाभास बताया कि वोट जो डाले गए और वोट काउंट किए गए उसमें इतना बड़ा अंतर है, तो ये कैसे संभव होता है? कराकर देखिए बैलेट से आप वोट, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। और सवाल इसके बाद आ रही है सुजी बेंचा। सवाल ये है ना, सवाल ये है कि देखिए ये चुनाव आयोग है, बस संक्षेप में, और मतलब उसी पर पूरा लोकतंत्र है, और इस तरह के ये जो 2-3 प्रश्न है, 99% बैटरी अचानक कैसे उसमें दिखाई दे रहा है, ये जितने पड़ रहे वोट उससे ज्यादा गिनती काउंट्स की कैसे हो रही है, ये अगर हो रहा है, इन 2 प्रश्नों के सीधे जवाब दीजिए। और वो बार बार यही पूछते हैं कि ईवीएम के खिलाफ आप एक वक्त पर बोलते थे, अब उसी ईवीएम को आप डिफेंड क्यों करते हैं? उन्होंने पूछा कि शादी हो गई है क्या? नहीं, देखिए हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। इस प्रकार के अनर्गल आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए बता रहा हूं, हर पोलिंग बूथ के ऊपर हर उम्मीदवार का एजेंट होता है। जब पोलिंग समाप्त होती है तो बाकायदा उनको नंबर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि इतने वोट पड़े, और उस पर सबके सिग्नेचर करे जाते हैं, सील सबके सामने होता है। तो आप कह रहे हैं कि साहब नंबर जो है वो बढ़ गए,
तो आपके पोलिंग बूथ पे आपके एजेंट्स ने नहीं देखे थे, उनको जोड़ करके आपको बता देना चाहिए था। अब दूसरी में टेक्निकल बात एक और आप समझिए अंजना जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से नहीं हारे हैं, वो तो पुलिस के प्रयोग की वजह से हारे हैं। अद्भुत तर्क देखिए इंडी गठबंधन वालों का, यूपी में पुलिस का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं और महाराष्ट्र में ईवीएम का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी और अभय जी को इतनी समस्या है तो मैं इनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्यों आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी झारखंड और कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी बैलेट से होना चाहिए, उसके बगैर हम सत्ता नहीं लेंगे। यही तो समस्या है। अभय जी इसका एक जवाब, झारखंड में डिसाइसिवली जीते हैं, झारखंड में एकदम स्पष्ट जनादेश आपके पक्ष में गया है, इस्तीफा और कहिए कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। झारखंड में धांधली हुई है कि नहीं? अंजना जी देखिए, मैं एक और जवाब दे दूं जो देश के सामने अब तक नहीं आया, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगा था सुधांशु जी पूछेंगे और मैं उसका प्रति उत्तर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो 99% बैटरी का क्या जवाब दिया जानती हैं? कि अल्कलाइन बैटरी है वो, उसमें वोल्टेज जब 8 से 7.4 के बीच में रहेगा तब वो 99 ही प्रदर्शित करेगी। बोले बहुत अच्छी बैटरी है और ऑप्टिमल वर्किंग करती, ये भी लिख दिया साथ में। मतलब देखिए खुद ही पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा 8 से 7.4 वोल्टेज रहता है जब उसका वर्किंग ऑप्टिमल मतलब अच्छा वर्किंग होता है, और 7.4 का वोल्टेज के बाद नीचे चला जाएगा तो वो एक्चुअल परसेंटेज बैटरी का बताएगा। इसका मतलब है वो अच्छी काम नहीं कर रही है बैटरियां उस ईवीएम की, मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं। और ये किसने डिस्प्ले सेट किया साहब 99% का? आमतौर पर तो ऐसा डिस्प्ले सेट नहीं होता। बैटरी से उस एलसीडी डिस्प्ले का कोई लेना देना नहीं है। एलसीडी डिस्प्ले अलग कंपनी बनाकर उस बैटरी के सेंसर के साथ बैटरी पर जवाब तो ये मैनिपुलेशन आपने क्यों किया? आशुतोष भी छोटा सा एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक और पॉइंट है, जल्दी से अभय जी। बस एक लाइन जी, आपने जो कहा है उन राज्यों में हमको तकलीफ नहीं है, तो जहां मैनिपुलेशन होगा वही तो हम बता रहे हैं। आप तो कराइए ना सबकी। उन राज्यों में नहीं कह रहे हैं कि उन राज्यों में नहीं। अभय जी को दिखाइए ना, हम उन राज्यों में, अभय जी झारखंड में धांधली हुई या नहीं हुई, या सिर्फ महाराष्ट्र में हुई, हाँ या ना? मैं क्या अंजना जी, मैं क्या कह रहा हूं, इसका निराकरण एक ही है। हम नहीं कह रहे कि झारखंड में ईवीएम से कराओ, हम तो कह रहे हैं झारखंड में भी बैलेट पेपर यूज करो, महाराष्ट्र में भी करो, कर्नाटका में भी करो, तमिलनाडु में भी करो, पूरे देश में करो। ठीक है, हम कहां कह रहे हैं ऐसा कि जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम का यूज करो। अल्कलाइन बैटरी पर जो वॉट है, वोल्टेज है, वो कम होने पर, अल्कलाइन होने पर 99% दिखाना, इस पर आपने हाथ उठाया था तो जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि हम तो हर जगह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो उनका आशय यही है कि आप चुनकर कुछ राज्यों में धांधली कराते हैं। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अंजना जी, मुझे लगता है इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क को देश की विवेकपूर्ण जनता समझती है। मैं जवाब देना चाहता हूं। अब ये बैटरी के एक्सपर्ट हो गए। अंजना जी ऐसे बता रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करके आए हों कि साहब वो बैटरी का मटेरियल और बैटरी का वोल्टेज क्या होता है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं। सर अपने अपने टर्न पे बोलिए महोदय, आप तो सभ्यता से डिबेट करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने कोविड वैक्सीन के समय में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट हो गई थी। ये वही पार्टी है कि जब कोविड वैक्सीन लगना शुरू हुए तो उन्होंने कहा था इतने कम समय में तो इसका हमें ये बताइए कितने लोगों पे सर्वे किया गया। तब ये स्टैटिस्टिकल जानकारी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के समय कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तब ये ज्योतिष के मुहूर्त मार्तंड हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कहा था नहीं आर्मी पे भरोसा नहीं है। ये मिलिट्री के एक्सपर्ट हो गए थे, फाइटिंग फोर्स के। ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये एयरफोर्स से ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। अरे भैया आपकी एक्सपर्टीज पे कौन कह सकता? आप तो वो हैं जिन्होंने मुंबई की बात कर रहा हूं 26/11 का हमला आपकी पार्टी की सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया और आपकी पार्टी के एक्सपर्ट्स कहते थे आरएसएस ने कराया। तो ये जो आओ राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है, तो अब उसके लिए तो एक ही कहा जा सकता, फिर तो मन में वहम उत्पन्न होगा ही, क्योंकि आप बौद्धिक अपच के शिकार हैं। तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। जैसे हमारे यहां सुषेण वैद्य माने जाते हैं, वैसे मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। अगर वहम हो जाए तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, इसीलिए मैंने लुकमान का उदाहरण दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब सर। मेरे पास 3 मेहमान और हैं, आप दोनों की चलती रहेगी एकदम। आ रही हूँ सुजी बहन, आ रही तुरंत। एक ही क्षण
सुधांशु जी, आपके जितना विद्वान तो नहीं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी पढ़ाई की और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी लेजर फिजिक्स में किया है। दूसरी बात, आपके जितने विद्वान हो भी नहीं सकते। आपके जितने बड़े साइंटिस्ट हम हो पाएंगे क्या कि विमान को रडार से बादलों में छुपा दें, हम गटर की गैस से चाय बना लें? इतने विद्वत्ता हमारी नहीं है, इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं है। मेरे तकनीकी सवालों का एक भी जवाब आपने नहीं दिया, क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हैं और सत्ता लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं। आप इन प्रश्नों के जवाब देकर जाइएगा जब तक डिबेट समाप्त। ठीक है, चलिए अब मैं अन्य मेहमानों के पास जाती हूँ, लौटूंगी सुधांशु जी। अब थोड़ा सा थांबा, सुजीबेन शाह आपके पास आते हुए देखिए, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ महेश जी। सुजीबेन शाह, देखिए ये सच है कि झारखंड पर नहीं उठा रहे सवाल, यहीं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम चाहते हैं हर जगह बैलेट पेपर से हो। उनको लग रहा है ये अनरियलिस्टिक है, अप्रत्याशित जीत इसे कहा राहुल गांधी जी ने। सुधांशु भाई, वेरी वेल सेड एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई, लोकसभा में इलेक्शन हुआ 3 महीने पहले महाराष्ट्र में, तब क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? तब ऑल इज गुड, ऑल इज फेयर, सब बराबर। अब 3 महीने के बाद उनकी खुद की लड़ाई की वजह से, उनके खुद में आपसी मतभेद की वजह से, रोज नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के सामने लेके आपको ये जनादेश मिला। मान्य करना चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की खासियत यह है कि फिर वो इलेक्शन कमीशन हो, फिर वो होम मिनिस्ट्री हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर वो अपनी लोकल प्रशासन हो, सब पर उनकी विशेष टिप्पणी होती है। उनकी सिर्फ विशेष टिप्पणी अपने आप पर नहीं होती। एक भी ऐसा बयान आया हो कि हम सब बैठ के ये तय करते हैं कि महाराष्ट्र को विकास की ओर कैसे लेके जाए, कुछ नहीं। अब देश थक गया है आपकी ये विश्लेषण से। नंबर 2, दूसरा नंबर 2, लास्ट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू व्हाट पोलिंग एजेंट, जिसने मेरे सुधांशु भाई ने कहा, वहां काउंटिंग एजेंट भी होते हैं। जब ईवीएम खोली जाती है, शीट आता है, वहां चेक करते हैं कि भैया कितने वोट डले और कितना टोटल हुआ। वो सब काउंटिंग एजेंट हर पार्टी के वहां उपस्थित होते हैं। उनकी कितनी खराब आदत है अफवाह फैलाने की। महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली कि भैया 5 लाख वोट गिने नहीं गए हैं और ये तफावत आ रहे हैं। भैया, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि भाई ये 5 लाख वोट क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि वो बैलेट पेपर के वोट्स हैं और वो गिनती भी दिखाई। यानी तर्क हियरसे पर कुछ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। महेश जी, एक कमेंट जल्दी महेश जी से। महेश जी, और यही लोकसभा चुनाव जो सुजीबेन कह रही है, उसी पर जवाब दे दीजिए। उस समय तो स्टेक सबसे हाई था, जब 240 पर बीजेपी अटकी तो जश्न कहां मना था? सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। आप लोग सब बहुत गदगद थे, खुश थे। तब क्या इनको ये सब वाला टेक्निक 99% अल्कलाइन बैटरी हेन थेन तब नहीं समझ में था? महाराष्ट्र चुनाव में खाली वो इस्तेमाल हुआ। अंजना जी, मैं इस पर छोटा जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता, थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा, आप अगर मुझे अलाव करेंगे तो। सबसे पहला मुद्दा यह है कि अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकता तो बैलेट पेपर भी हैक नहीं हो सकता। अगर ईवीएम के लिए आपको टाइम लगता, आपको कहना ऐसा है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके रिजल्ट आने में 3-4 दिन लग सकते हैं, तो जब आपने लोकसभा के चुनाव, सुनिए, अरे बीच में मत बोलिए प्लीज। जब लोकसभा के चुनाव आपने 7 फेजेस में 1.5 महीने लिए, तब आपको इतनी मैन पावर लगी, इतना समय लगा, वो आपको चला। और रिजल्ट के लिए अगर 3 दिन लगेंगे, मैन पावर ज्यादा लगेगी, तो वो आपको चलता नहीं। लोगों के मन में अगर ईवीएम के बारे में संदेह है, लोगों के मन में मत बोलिए, क्यों नहीं, सुनिए, पार्टियां बोलिए, पार्टियां। नहीं, अंजना जी, हम लोगों में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, सिर्फ पार्टियों की। पर वही लोग हैं जो वोट करने आते हैं, वही लोग हैं जो वोट करने आते हैं। मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ सर। मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा मैं वोट नहीं डालता क्योंकि मुझे ईवीएम पे शक है। अंजना जी, मैं आपको यहाँ सब गर्व से कहते हैं मैंने वोट किया है। सुनिए, मैं और आप दोनों साथ में चलते हैं लोगों के बीच में और ईवीएम के बारे में लोगों को सवाल पूछते हैं। अगर ऐसा हुआ कि एक भी व्यक्ति ईवीएम पर संदेह नहीं ले रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अंजना जी, आप जिधर बोलेंगे मैं आपके साथ आने को तैयार। बहुत लोग मिले हैं जो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं, टीवी पे फिर पलट जाते हैं। मैं लौट रही हूँ आशुतोष जी, मैं लौट रही हूँ सर। आशुतोष जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा।
झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं हर जगह बैलेट पेपर करा लो। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम ले जाओ और मोदी शाह के घर पे रख दो। सवाल यह है कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारी, और लोकसभा चुनाव में तो स्टेक सबसे हाई था, 240 पर बीजेपी अटकी और अब वो सरकार चला रही है गठबंधन की, जिसमें वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। अगर ईवीएम हैक करना इतना आसान रहता तो ऐसी परिस्थिति बनती। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, क्या ये सही है? देखिए अंजना जी, इसके दो पहलू हैं और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता जा रहा है, तो मेरा जवाब एक पत्रकार के नाते ये होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। और मेरी लाइन इस बारे में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मेरे पास किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया। ये इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू क्या है, क्या ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संदेह है या संदेह? मैं आपको सिर्फ सीएसडीएस का एक सर्वे बताता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है? जवाब 17% लोगों ने कहा कर सकती है, 28% लोगों ने कहा कुछ हद तक कर सकती है, 11% लोगों ने कहा ज्यादा नहीं कर सकती है और सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग पूछे गए थे उसमें 56% लोगों के मन में यह संदेह था कि ईवीएम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद तक गड़बड़ी की जा सकती है। अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये संदेह खड़ा होता है तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह प्रश्न खड़ा होता है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसमें मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सिनिसिज्म है इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। और मेरी जो तकलीफ इलेक्शन कमीशन से यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से खुलकर सफाई देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। प्रश्न अब इस बात को लेकर, मान लीजिए कि चलिए फर्ज कर लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी, हम उस डिबेट पे नहीं पड़ते। मान लीजिए अगर विपक्ष ये कहता है, और विपक्ष एक स्टेक होल्डर है भारत के लोकतंत्र के अंदर, ऐसा तो है नहीं विपक्ष एक स्टेक होल्डर नहीं, विपक्ष अगर ये मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, चुनाव इस पर मैं जवाब लूंगी चुनाव आयोग से भी और सुधांशु हाँ। त्रिवेदी जी से भी, लेकिन दोनों बातों पर जवाब, क्योंकि वो सीएसडीएस के सर्वे में आगे ये प्रश्न नहीं था कि इस वजह से क्या आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्या किसी व्यक्ति के मन में इस हद तक शंका है ईवीएम पर कि वो अपना वोट ही ना डाले? ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर इस तरह की शंका लोगों के मन में है तब तो इसको पूरी तरह से क्वॉश करने की जरूरत है। दूसरा आशुतोष जी, देखिए हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन ये जो 99% वाली बात अभय जी कर रहे हैं उस पर भी चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूं, जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो आप भी पूछे, मैं भी पूछूंगी, लेकिन 99% पर भी, और वो जवाब अभय जी ने भी बताया, ईवीएम पावर पैक इज डिजाइन टू सपोर्ट 4 BUs अलॉन्ग विथ 1 CU विथ 2000 वोट्स बीइंग कास्ट। उन्होंने पूरा बताया है कि अगर 7.4 वोट्स के नीचे जाता है 99% डिस्प्ले होता है कैपेसिटी का, बट थोड़ा टेक्निकल आंसर है, वो भी हम अपने स्क्रीन पर दिखा देंगे, लेकिन ये जवाब उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। छोटा सा जवाब आशुतोष जी दे रहे हैं, फिर अभय जी आ रही है। देखिए आपने जो सवाल किया, इस तरीके के ऑप्शन अमेरिका के कुछ राज्यों के अंदर है जहां पोलिंग बूथ पर ईवीएम भी होता है और बैलेट पेपर भी होता है। वहां का नागरिक अगर चाहे तो ईवीएम का इस्तेमाल करे, चाहे वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करे, ये उस नागरिक की अपने डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता। पहली बात, इसका मतलब ये व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि अगर ईवीएम को सिर्फ आपने एक प्रेस रिलीज जारी की, कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिख दी, इससे काम नहीं चलने वाला। चुनाव आयोग को सारे विपक्षी दलों के साथ आमने सामने बैठकर एक्सपर्ट के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अगर यह संदेह गहराता जाएगा तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे। और मैं एक बात और बता दूं सुधांशु जी के लिए कि यह प्रश्न सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 में बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशू किया था, और जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी जिसका प्रस्तावना खुद लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था। बिल्कुल, और जीवीएल साहब ने किताब लिखी, आडवाणी जी ने, जो पार्टी हारती है वो इसको आड़ बनाती है इसके पीछे छिपने के लिए। क्या इस आरोप में दम नहीं है अभय जी? वरना आप लोग भी चाहते निवारण हो, जल्द से जल्द कोशिश करते और
इसको एक तार्किक अंत तक ले जाते। सुप्रीम कोर्ट तो आप गए ही थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाँ 5% जो वोट्स है उनका वीवीपैट से मिलान हो। अब इसके आगे क्या चुनाव दर चुनाव हम यही सुनते रहेंगे? देखिए, इलेक्टरल रिफॉर्म्स पर लंबे समय से बात हो रही, जो तर्क आप हमारे खिलाफ यूज कर रही हैं कि जिन राज्यों में हम जीत जाते हैं वहां नहीं आवाज उठाते हैं, हमने कोर्ट तो ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सर कोर्ट ने कहा, हाँ आपने कहा कोर्ट ने कहा या भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो किताब निकालती है, और जब सत्ता को मैनिपुलेट ईवीएम से, जैसा हमारा आरोप है, करती है तो एकमात्र दल है जिसको कोई आपत्ति नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है अगर देश को प्रजातंत्र में आस्था व्यक्त करनी है तो बैलेट पेपर से, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिएगा आप, अगर मैंने पूरा केस स्टडी किया है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए उसके कुछ ही महीनों बाद, जब हनीमून पीरियड था, तब लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए। अंजना जी आप हतप्रभ रह जाएंगी, जहां स्थानीय निकाय में बैलेट से वोट हुआ 85% भारतीय जनता पार्टी हार गई, और जहां ईवीएम से हुआ था वहां 100% सीटें जीत गई। एक ऐसा कैसे संभव है एक ही स्टेट में? और 85% रूरल एरिया में हार गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां बैलेट से वोट था। तो अगर शंका इस देश के लोगों को है, जैसा आशुतोष जी ने कहा, ये कब की बात कर रहे हैं आप? कौन से साल की बात कर रहे हैं? जहां भी ये वाला बैलेट पेपर वाला, ये जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, जब आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके कुछ ही दिनों कुछ महीने के बाद की स्थानीय निकाय के इलेक्शन हुए थे, उसका मैं बात बता रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, जहां ट्रेवल करता हूं, आप विश्वास मानिए, वहां पर मुझे जो भी गाड़ी वाला होता है वो कहता है कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन है भैया। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने चूंकि ये एक डिबेट में देखा है, किसी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है, इसलिए मैं आपके चैनल पर कोट कर देता हूं। मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई क्या है। नहीं तो फिर मत बताइए, फिर मत बोलिए ना, जब आप खुद ही उस पर संदेह कर रहे हैं। फिर देखिए, हम लोगों को अफवाह फैलाने का जरिया नहीं बनना चाहिए। मेरा एक प्रश्न आपसे और है भाई, अफवाह नहीं, तब आप खुद ही, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है सच्चाई, तो फिर मत बताइए ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ अभय जी, क्योंकि आप भी सॉलिड फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, इसीलिए मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। आपने अभी कहा ना कि ये खुद ही किताब लिखते थे, आडवाणी जी प्रश्न उठाते थे, लेकिन तब आप सरकार थे, तब आपने भी बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग नहीं मानी ना। आप करा देते उस टाइम कि खाली फुटबॉल खेलते रहना? अंजना जी हमको नहीं फुटबॉल नहीं। अब मनमोहन सिंह जी जैसे नेताजी से ये अपेक्षा नहीं कर सकता है देश, ना भूतो न भविष्यति, कि वो कोई इलेक्शन को इस तरह मैनिपुलेट करेंगे। खैर, आज जब देश में इस बात की शंका है और कई सारे प्रमाण, मैंने कहा ना कि एडीआर तो आप जानती है एक ट्रांसपेरेंट संस्था है जिसने बहुत अच्छे रिसर्च के साथ ये किया। वो डेटा आज भी परसेंटेज डालते हैं, वो एग्जैक्ट वोट नहीं डालते हैं। इनसे कहा एडीआर ने उसमें कि आप 17C फॉर्म अपलोड कर दीजिए, चलिए वो कहीं तो कुछ पारदर्शिता को स्टार्ट कीजिए। वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुधांशु जी सबकी बातों का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, आशुतोष जी से लेकर अभय जी और महेश जी। वैसे आशुतोष जी ने जिस सीएसडीएस के सर्वे की बात की, उसका सैंपल साइज क्या था, उसमें किस किस सैंपल के कहां के लोग लिए गए थे, वो सारी बात पता होती तो कोई बात होती। और अभय दुबे जी ने अभी क्या बात बोली कि देश की जनता ये अपेक्षा नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल देश की जनता को यही अपेक्षा नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे हैं, सरकार ही कोई और चला रहा था, तो वो सारी अपेक्षाएं सबको पता है कि कैसे होती थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस जमाने में आडवाणी जी ने यह विषय उठाया था, उस समय ईवीएम 2004 में पहली बार आई। बहुत सी चीजें होती, मगर क्या कभी इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया था उस समय? नहीं। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ने किया था, बाकायदा सबको पब्लिक नोटिस निकाल के कहा था जो भी आना चाहे आकर ईवीएम को हैक करके बता दे। कोई नहीं आया। तो बिल्कुल जो आप टेक्निकल बात कह रहे हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने आपको पूरा मौका दिया था, मगर क्या करें अंजना जी, इन लोगों के तो दिमाग का शक दूर ही नहीं कर सकते। ये तो वो लोग हैं अपनी सुविधा के अनुसार कैसे बदलते। पिछले साल जनवरी 23 में, मार्च 23 में राहुल गांधी जी क्या बोले थे इंग्लैंड में जाके? डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उनसे कहा गया मतलब जुडिशरी भी, यस जुडिशरी इज ऑल्सो अंडर प्रेशर। और फिर वही जुडिशरी ने जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, ओह ये तो जीत हो गई। वही उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट दिया, ओह ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। फिर वही केजरीवाल जी को जेल से बाहर कर दिया, ओह ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। अब भाई जिनका तर्क इस पे आधारित हो कि छोड़िए ईवीएम, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी मेरे पक्ष में आएगा तो लोकतंत्र की जीत है, और विपक्ष में आएगा तो डेमोक्रेसी फिनिश्ड है। और मैं एक और बात कह दूं, जिनकी तर्क संगत बुद्धि ऐसी हो कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने कहा हो मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल।
तो अब इस ढंग की तर्क बुद्धि वालों को कितना समझाया जा सकता है, ये मैं देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और ईवीएम को लेकर भी जनता के विवेक पर ही छोड़ना पड़ेगा। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।